नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की शिकायतों के लिए त्वरित और पारदर्शिता निपटाने के लिए सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सरकार का कहना है कि अब नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और वो घर बैठे मोबाइल से ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस पोर्टल और ऐप के माध्यम से लोग ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के अलावा ईडब्ल्यूएस, डीजी और CWSN श्रेणियों में से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के करीब 75 सेवाओं का लाभ ऑनलाइन लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सेवाओं से कॉमन सर्विस सेंटर से भी जोड़ा गया है ताकि जिसके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट सुविधा नहीं है वो इसका लाभ ले सकेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल से भी लिंक होने के कारण नागरिकों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि प्रत्येक शिकायतों का 15 दिन के अंदर समाधान किया जाएगा। शिकायतकर्ताओं को मोबाइल पर अपडेट मिलने और देरी होने पर भी निगरानी की जाएगी। सीएम ने कहा है कि इस व्यवस्था से शिकायतों के निपटने में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। युवा कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जब देश तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है तब ऐसे प्रदर्शन से देश की छवि को नुकसान पहुंचते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। अब दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक लगभग 82 किलोमीटर लंबे रूट का रैपिड रेल आम यात्रियों के लिए शुरू की गई है। ये देश की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन मानी जा रही है। नई सेवा शुरू होने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 55 मिनट रह जाएगा। दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन को मल्टी इंटीग्रेटेड ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ स्मार्टफोन टिकटिंग, वेंडिंग मशीन, QR कोड आधारित टिकट सिस्टम और आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध है। स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि भविष्य में दिल्ली अलवर और दिल्ली करनाल रैपिड रेल परियोजनाओं को भी जोड़ा जा सके। नमो भारत रैपिड रेल में महिला भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। ट्रेन स्टाफ का लगभग 80% हिस्सा महिलाएं होंगी। ट्रेन 180 किलोमीटर स्पीड प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। अधिकतम रफ्तार से चलने में सक्षम है और इसका ड्राइवर कंसोल पूरी तरह डिजिटल है। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके, थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा। लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम की दृष्टि से आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत
इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में तमिलनाडु के कुल 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। सभी आरोपी फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पहचान छिपाकर गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई में आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। ये सभी आरोपियों को ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया गया। पुलिस के अनुसार ये लोग कई शहरों में रेकी कर चुके हैं और दिल्ली में फ्री कमीशन के पोस्ट भी लगाए गए थे। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या इन आरोपियों के अलावा कोई और भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। मोबाइल फोन और सिम कार्ड से जुटाई जा रही जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनके पुराने इतिहास की गई गतिविधियां भी पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई से सोशल मीडिया पर आतंकियों के समर्थन में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी का संदेश दिया गया है। वहीं गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें त्रिपुरा से पढ़ाई करने आई एक युवती को उसी युवक ने दरिंदगी का शिकार बनाया जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये मामला न केवल रिश्तों में बढ़ते अविश्वास की है बल्कि डिजिटल दुनिया के खतरों की भी चेतावनी देता है। पीड़ित बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की दूसरी साल की छात्रा थी। पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान सोशल मीडिया पर दिल्ली में एक युवक से हुई। शुरुआत में सामान्य बातचीत हुई और दोस्ती बढ़ी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे जाल साबित हुई। आरोप है कि युवक ने उसे मिलने के बहाने अपने ठिकाने पर बुलाया और वहां से उसे बंधक बना लिया। युवती 3 दिन तक उसी के साथ अमानवीय व्यवहार झेलती रही। संघर्ष के दौरान युवती ने अपनी मां को फोन किया और रोते हुए मदद की गुहार लगाई। मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हरियाणा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को गंभीर हालत में बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, जहां वो फिलहाल आईसीयू में है। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें सक्रिय है। पीड़ित की मां ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बेटी के बेहतर भविष्य की उम्मीद में घर से दूर आई थी, लेकिन ये घटना पूरे परिवार को झंझोर कर रख दी है। वहीं मेरठ में धागा कारोबारी से 20 लाख रुपए वसूलने के आरोप में 2 दरोगाओं को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दरोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार आरोपी बताए जा रहे हैं, जो लोहिया नगर थाने में तैनात थे। आरोप है कि दोनों दरोगाओं ने कारोबारी रासिक को एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूल लिए हैं। पीड़ित रासिक के अनुसार 8 दिसंबर को नमाज पढ़कर लौटते समय दोनों दरोगाओं ने उन्हें रोककर कार में बैठाकर हापुड़ ले गए और वहीं गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए रकम की मांग की। डर के कारण कारोबारी ने पैसे दे दिए, लेकिन बाद में पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। मामले की जांच के बाद एसएसपी अविनाश पांडे ने निर्देश में कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों की लोकेशन प्रयागराज में मिली, जहां से पुलिस टीम ने उन्हें धमनगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। दोनों दरोगाओं पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर तड़के के तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही थी। इको वैन से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको वैन में सवार करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे से हटवाया, जिसके बाद यातायात समन्वय कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रखी जा सकी। ये भीषण दुर्घटना हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया सर्विस रोड पर एक गाड़ी में अचानक आग लग गई।
गाड़ी में धुआं उठते देख चालक ने तुरंत गाड़ी रोक दी और गाड़ी में सवार दोनों लोग सुरक्षित बाहर उतर गए। दोनों सुरक्षित होने के तुरंत बाद ही गाड़ी में आग भड़क उठी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। आग की लपेटे में काफी तेजी थी और आसपास लोगों का जमावड़ा भी लग गया। मौके पर मौजूद दमकल विभाग की गाड़ी ने समय रहते आग पर काबू पाया और बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है और गनीमत रही कि गाड़ी में सवार दोनों लोग समय रहते सुरक्षित बाहर आ गए। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं राजीव कृष्ण द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश के नए लोगों का भव्य लोकार्पण एक गौरवपूर्ण एक और ऐतिहासिक अवसर बन गया। ये प्रतीक चिन्ह केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि कर्तव्य निष्ठा, सतर्कता और जन सेवा की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह और गौरव का विशेष वातावरण देखने को मिला। अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जीआरपी उत्तर प्रदेश की रेल यात्राओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और अपराध मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रतिदिन लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है, जिससे जीआरपी के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण समर्पण और साहस के साथ निभा रहे हैं। नया लोगो इस समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना को नई पहचान प्रदान करेगा। वहीं संभल में स्थित प्राचीन हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के आरोप के बीच हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता अपने समर्थकों के साथ बहजोई मुख्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जब तक ये मामला जिला अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तब तक विवादित परिसर में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगाई जाएगी। संगठन का कहना है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उनका तर्क है कि अंतिम फैसला आने तक प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठानी चाहिए। सिमरन गुप्ता ने यह भी कहा कि वो पहले भी 2 बार मांग उठा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामला यह है कि एक हमारी प्राचीन धरोहर है संबल की, एक कल्की स्थान है हमारा, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक हमारे प्रथम हिंदू सम्राट थे महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी द्वारा कल्की धाम प्राचीन हरिहर मंदिर का निर्माण किया गया था। उसे कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर अवैध जामा मस्जिद बनाई थी, जो कि अवैध है। वहाँ हरिहर मंदिर था, है और रहेगा। उस अवैध मस्जिद को लेके माननीय न्यायालय में और उच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है। तो हमने उस जगह पर जो विशेष समुदाय के लोग अपनी पूजा पाठ और नमाज अदा करते हैं, उसे बैन कराने की मांग की है। जब तक कोर्ट में केस विचाराधीन है, नमाज बंद की जाए, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने उस जगह को विवादित स्थल कर कह दिया है, तो जब हम पूजा नहीं कर सकते तो नमाज क्यों पढ़ेंगे। अगर नमाज बंद नहीं होती है तो हम लोग इस आने वाले नवरात्रि पर माता रानी का नाम लेके अपनी पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें रोक सकते हो रोक। आज ये ज्ञापन किसके लिए दे रहे हैं? आज उसी के लिए, नमाज बैन कराने के लिए ज्ञापन दिया है हमने कि नमाज बंद कराई जाए जब तक कोर्ट में केस चल रहा है। बाकी मेरे सभी लोग साथ हैं, हमारे संगठन के लोग सब लोग। क्या नाम है आपके मेरा संगठन नाम, का? हमारे संगठन में हिंदू शक्ति दल है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये हमारे सब आपका शुभ नाम क्या है? वहीं कासगंज जनपद के सहाबर तहसील अंतर्गत आमापुर कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद मकान में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामद हुए। घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक सत्यवीर सिंह, जो वेल्डिंग कार्य करते थे, पिछले 3 दिनों से अपने परिवार सहित घर से बाहर दिखाई नहीं दिए। शनिवार को घर से दुर्गंध आने और किसी प्रकार की हलचल ना होने पर ग्रामीण को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का ताला तोड़ दिया तो अंदर का दृश्य बेहद
मार्मिक था। सत्यवीर सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के शव घर के भीतर पड़े थे। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंच गई। प्रारंभिक जांच में मामला सामूहिक आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। शवों को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके। थाना अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में शामवीर उर्फ सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाजा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर शामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाजा है, दोनों अंदर से बंद थे। कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक शामवीर उर्फ सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि शामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा दी गई है। पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद है। बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुशीनगर में मौसम बदलते ही आग की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है। ताजा मामला पडरौना नगर का है, जहां लगातार दूसरे दिन एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। पडरौना नगर के शिवराम पैलेस के पीछे स्थित गोदाम में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगी। आग की लपेटें और उठता धुआं दूर से ही दिखाई देने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम के साथ पुलिस बल ने हालात को संभाला और प्लास्टिक सामग्री में लगी होने के कारण तेजी से फैल रही थी, जिससे उसे काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेसीबी मशीन की भी मदद से बालू फेंक कर आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही सदर एसडीएम भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और राहत कार्य की निगरानी की। लगातार दूसरे दिन आग लगने की घटना से आसपास के व्यापारियों और निवासियों में दहशत का माहौल है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।